देश के गृह मंत्री अमित शाह के पास एक और केंद्रीय विभाग है जिसका नाम है नेशनल कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री यानी सहकारिता विभाग। यह विभाग जुलाई 2021 में ही अस्तित्व में आया है। इसके पहले ये विभाग नहीं हुआ करता था, लेकिन सहकारी संस्थाएं यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत पहले से हमारे भारत देश में काम कर रही हैं। और इस वक्त हम लोग खड़े हैं लखनऊ के पॉलिटेक्निक के ग्राउंड में, जहाँ पर सहकारी समितियों का एक मेला लगा हुआ है, एक सम्मेलन किया जा रहा है। तो इस वक्त सहकार भारती जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की एक विंग है जो सहकारी समूहों के लिए काम करती है, और अमित शाह चूँकि सहकारी विभाग के ही केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो आज वो यहाँ आए थे और उन्होंने सहकारी जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर काफ़ी अच्छा खासा भाषण दिया। इस वक्त यहाँ पर दो बड़े बड़े स्टॉल्स लगे हुए हैं, हवा बहुत तेज़ चल रही है, और ये जो आप झंडा देख पा रहे हैं सहकार भारती है, उसका ये झंडा है। इस झंडे को देखकर आपको कुछ और याद आ सकता है, लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करी और हमने बताया कि इस झंडे से हमको कुछ और याद आ रहा है, तो उन्होंने बताया नहीं, ये सहकार भारती का झंडा है। सहकार भारती आपको बता दें कि आरएसएस की ही एक संस्था है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जो सहकारी लोग होते हैं उनको ये मदद करती है। अब चूँकि हम लोग लखनऊ में हैं और अमित शाह और कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री भी आरएसएस से जुड़े रहे हैं, तो यहाँ पर वो लोग भी आए थे। और कल यहाँ पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि अमूल जो अमूल दूध है और जो अमूल के अन्य मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उनके चेयरमैन भी यहाँ पर आएंगे और अमूल के बारे में अपनी स्टोरी सामने रखेंगे। तो अमूल जो है, अमूल एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कैसे सहकारी संस्थाएं काम करती हैं। बहरहाल चूंकि ये एक आरएसएस के द्वारा जो एक संस्था है वो बनाई गई है या उनके द्वारा एक रन होती है, तो यहाँ पर भारत माता की जय, जय श्री राम और हर हर महादेव के काफ़ी सारे नारे लगे थे। और यहाँ पर हम तमाम आरएसएस के जो लोग थे, गोलवलकर जी, हेगड़ेवार जी, उनको हम लोग देख पा रहे थे। क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से सहकारिता से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता हूं। पैक्स से लेकर एपेक्स तक सभी प्रकार के चुनाव लड़ा भी हूं, जीता भी हूं, हारा भी हूं। और सहकारिता के अंदर किस प्रकार के परिवर्तन करने से धीरे धीरे कालबाह्य होती जा रही सहकारिता को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसमें योगदान करने वाले ढेर सारे लोगों को जानता हूं। तो उसी उपलक्ष्य में आज सहकार भारती के राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित होकर बहुत आनंद हो रहा है। और दूसरा, मैं गुजरात से हूं। मैं स्वयंसेवक बना तब से वकील साहब को देखा है, सुना है, बड़े सम्मान के साथ वकील साहब की बातों को ग्रहण कर अपने जीवन को एक निश्चित रास्ते पर ले जाने का प्रयास भी किया है। और आज जब सहकार भारती के मंच पर हूं, तो मेरे लिए ये भी बड़ा भावुक क्षण है कि लक्ष्मण राव जी का सहकार भारती की स्थापना से लेकर उनका देह नहीं रहा तब तक सहकार भारती से अटूट नाता रहा। और आज मैं यहाँ इसी मन से उनको बड़ी विनम्रता से के साथ कार्यांजलि दे पाऊं, इस प्रकार का मौका आप लोगों ने मुझे दिया है। मित्रों, सहकारिता के क्षेत्र के अंदर सहकारिता के सत्व के संरक्षण और संवर्धन करने वाले, सहकारिता के अंदर प्रशिक्षण की चिंता करने वाले, सहकारिता के अंदर सहकारिता की भावना को मूल रूप से संवर्धित करने वाली देश में और कोई अखिल भारतीय संस्था नहीं है। मेरी जानकारी में अकेली सहकार भारती ये काम करती है, जिसका उद्देश्य कोई चुनाव लड़ना नहीं है। सरकार
जिसका उद्देश्य सहकारिता के माध्यम से कुछ प्राप्त करना नहीं है। सहकार भारती का उद्देश्य सहकारिता को मजबूत कर सहकारिता की भावना को मजबूत कर देश के विकास में सहकारिता योगदान कर पाए, कंट्रीब्यूट कर पाए, एक प्रकार का मजबूत आंदोलन बनाना है सहकार भारती का उद्देश्य। इस प्रकार से निर्मल प्रकार की बहुत अच्छे उद्देश्य वाली और पवित्र तरह से चलती ये संस्था है। इसलिए मैं आप सबको इसके कार्यकर्ता होने के नाते, इसके प्रतिनिधि होने के नाते मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आप जब सहकारिता का काम कर रहे हो, सहकार भारती का काम कर रहे हो, तब आप इतना जरूर याद रखना कि आप आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूर्ति का एक साधन बनकर काम करें। लगभग 27 प्रदेश, 600 से भी ज्यादा जिले और अनेक प्रकार की सहकारिता के क्षेत्रों के अंदर सहकार भारती ने अपना व्याप पहुंचाया है, अपने काम को पहुंचाया है। आज एक छोटा सा बीज जो बोया गया था, उसको एक वटवृक्ष के रूप में यहाँ पर इस सभागार में हम देख रहे हैं। और ये आपका 7वें अधिवेशन में 600 जिलों से 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि यहाँ आए हैं। वो बताता है कि सहकार भारती कितना अपने काम को बढ़ाने में इतने सालों के अंदर सफल हुई। मित्रों, बहुत सालों से देश भर के सहकारिता के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता, संगठन, सहकारी समितियां और अलग अलग संगठनों की मांग थी कि सहकारिता को मजबूती प्रदान करनी चाहिए। सहकारिता को अगर मजबूती प्रदान करनी है तो भारत सरकार में एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाना चाहिए। और वो सहकारिता मंत्रालय धीरे धीरे अलग अलग कारणों से कालबाह्य होता जा रहा सहकारिता के आंदोलन को फिर से एक नई जोम, नई ऊर्जा, नया उत्साह दे और सहकारिता आंदोलन आज भी रिलेवेंट तरीके से देश के विकास के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाए। मुझे आप सबको कहते हुए आनंद होता है कि मोदी जी को देश की जनता ने जब दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार दी, उसकी दूसरी ही कैबिनेट में उन्होंने विचार रखा था कि सहकारिता मंत्रालय का गठन करना चाहिए। और आज हम सब के लिए आनंद का विषय है, देश के प्रधानमंत्री ने सहकारिता विभाग का गठन कर दिया। और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि उन्होंने देश के पहले सहकारिता मंत्री बनने का मुझे मौका दिया है। सहकारिता मंत्री कोई पद नहीं है, सहकारिता मंत्री जिम्मेदारी है, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। वैकुंठ भाई मेहता, विखे पाटिल, धनंजय राव गाडगिल, लक्ष्मण राव इनामदार, ऐसे कई सारे लोगों ने जो परंपरा खड़ी करी, जिस प्रकार से सहकारिता को भारत की आत्मा के साथ ओतप्रोत किया है, इस यात्रा को आगे ले जाना, उसको गति देना, उसको नई दिशा देना और गंतव्य स्थान पर पहुंचाने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे मालूम है। मगर सहकारिता की जब बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इस तरह से देखते हैं कि भाई अब कैसे है टिकेगा, इसकी रिलेवेंसी कितनी बच गई है, क्या कंट्रीब्यूट कर पाएगा। मैं सहकार मंत्री नाते उन सबको ये मंच का उपयोग करते हुए कहना चाहता हूं कि आपको भी मालूम नहीं होगा कि आप जिस लिज्जत पापड़ को खाते हैं वो एक सहकारिता की सक्सेस स्टोरी है। देश के घर में हर रोज अमूल ब्रांड का दूध, दही या छाछ आप पीते हो
वो सहकारिता का एक सफल मॉडल है। देश भर के किसान जिस इफको या क्रिप्को के खाद का उपयोग करते हैं वो भी एक कोऑपरेटिव है। और इस सफल कोऑपरेटिव के जो मॉडल खड़े हुए हैं इसके आधार पर ढेर सारे अलग अलग प्रकार के मॉडल खड़े हुए हैं और उसका देश की इकोनॉमी में योगदान अगर देखना है तो शायद आज के अर्थतंत्र के अभ्यास करने वालों को इस ओर कभी ध्यान नहीं गया है। एग्रीकल्चर फाइनेंस में लगभग 19% से 22% शेयर कोऑपरेटिव्स का है। खाद के वितरण में 35% शेयर कोऑपरेटिव का है। खाद के उत्पादन में 25% शेयर कोऑपरेटिव का है। चीनी के उत्पादन में 31% शेयर कोऑपरेटिव का है। दूध की खरीदी और उत्पादन में लगभग 20% शेयर कोऑपरेटिव का है। गेहूं की खरीदी की व्यवस्था में 13% और धान की खरीदारी में 20% शेयर कोऑपरेटिव का है। मैं इसलिए बताता हूं कि इतनी बड़ी व्यवस्था सहकारिता के माध्यम से देश की चल रही है जो देश को सुचारू रूप से चलाने में मदद कर रही है। और ये सारी गतिविधियों का मुनाफा किसी व्यक्ति के घर में नहीं जाता, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में नहीं जाता है, करोड़ों छोटे छोटे लोगों के बैंक अकाउंट में ये जमा हो जाता है। और मैं मानता हूं कि देश के अर्थतंत्र को गति देने में आने वाले दिनों में सहकारिता का योगदान बहुत बड़ा होगा और आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न तो सहकारिता आंदोलन के अलावे सिद्ध ही नहीं हो सकता, क्योंकि सहकारिता ही एक ऐसा जरिया है जिससे छोटे से छोटे व्यक्ति को सम्मान दिलाने का, छोटे से छोटे व्यक्ति की आय को बढ़ाने का काम हो सकता है। आर्थिक विकास कई सारे रास्तों से किसी एक देश का संभव हो सकता है, मगर समप्रमाण आर्थिक विकास, हर व्यक्ति का आर्थिक विकास के अंदर योगदान हो, हिस्सेदारी हो और आर्थिक विकास का फायदा हर व्यक्ति तक पहुंचे, कुछ न कुछ फायदा पहुंचे, ये सहकारिता के सिवा संभव नहीं है। और इसलिए इस आंदोलन को एक नई गति देने के लिए जब प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है, उस वक्त हम सब सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति, सहकारी समितियां और संगठन, सहकार भारती जैसे संगठन, सब ने इसके विकास के लिए द्रुत गति से संकल्पित होकर मोदी जी के इस निर्णय के साथ खड़े रहे। देश में कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां सहकारिता आंदोलन आज बहुत अच्छा चल रहा है। गुजरात है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश में भी अब काफी सुधार हुआ है, मध्य प्रदेश में भी काफी अच्छा चल रहा है, कई सारे राज्य, मगर कई सारे राज्य ऐसे भी हैं जहां आर्थिक जाति सरकारों के कारण सहकारिता आंदोलन लगभग समाप्ति के कगार पर है। मैं यहां जब सहकार भारती के कार्यकर्ताओं के सामने उपस्थित हूं तब सहकार भारती ने सहकारिता आंदोलन का जहां जहां वैक्यूम हुआ है वो वैक्यूम के भरने के लिए अपने संगठन की गतिविधियां बढ़ानी चाहिए और देश के हर कोने में, देश के हर जिले में, देश की हर तहसील में और 10-15 साल में देश के हर गांव के अंदर सहकारिता का कोई न कोई सफल यूनिट चले। इस प्रकार से इस आंदोलन को गति देनी चाहिए। अगर ये करना है तो आपको काम के 3 हिस्से बनाने पड़ेंगे। संगठन का प्रचार प्रसार और व्याप बढ़ाने की 3 हिस्सों में रणनीति बनानी पड़ेगी। एक तो
सहकारिता की दृष्टि से डेवलप स्टेट, सहकारिता की दृष्टि से डेवलपिंग स्टेट जैसे यूपी, और सहकारिता की दृष्टि से अनडेवलप्ड स्टेट। एक जमाने में सहकारिता बहुत अच्छी होती थी मगर आज नहीं है। इस प्रकार के 3 राज्यों के हिस्से बनाकर अपनी अपनी संगठन को बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। उसके ट्रेनिंग के लिए कानून के अंदर समयानुकूल परिवर्तन के लिए, पारदर्शी चुनाव के लिए, पारदर्शी रिक्रूटमेंट की पद्धति के लिए, खुला सदस्य पद हो इसके लिए, और ऑडिट जो होता है वो ऑडिट नियमित रूप से हो इसके लिए एक प्रकार से सभी सहकारी समितियों में आपने एक संस्कार का आरोपण करना पड़ेगा, संस्कार को हर समिति तक पहुंचाना पड़ेगा। तभी जाकर ये आंदोलन को गति मिल सकती है, तभी जाकर ये आंदोलन को वेग मिल सकता है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ढेर सारी चीजों को हाथ में लिया है। जैसे सहकार भारती के महासचिव जी ने कहा, मोदी सरकार व्यापक विचार विमर्श के बाद एक नई सहकार नीति लाने के लिए कृत संकल्प है और कुछ ही समय में सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से इसकी गतिविधियों को हम शुरू करेंगे। इस देश की कृषि व्यवस्था में पैक्स उसकी आत्मा है। देश के सभी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी को कंप्यूटराइज करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कुछ ही समय के अंदर हाथ में लेने वाली है और हर पैक्स को डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से जोड़ा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से जोड़ा जाएगा और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को नाबार्ड के साथ जोड़कर नाबार्ड से पैक्स तक एक पूरी पारदर्शी अकाउंटिंग सिस्टम से स्थानीय भाषा के अंदर हो, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का निर्माण है। ये जो नए बदलाव हो रहे हैं, इसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट के अंदर भी बहुत जल्दी से हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। मैं ये कहता हूं तब हमारे बहुत सुझाव है, स्वाभाविक है आप लोगों के सुझाव होंगे, मगर उसको हम सुझावों के लिए पहले जनता के सामने 1.5 माह के लिए हमारी वेबसाइट पर रखने वाले हैं। जितने भी सुझाव आएंगे उस पर चर्चा विचार कर इसको फाइनल स्वरूप, मगर एक मसौदा कुछ ही समय में आपके सामने हम रखने का प्रयास करेंगे। सहकारिता के क्षेत्र में प्रशिक्षण की दृष्टि से आमूलचूल परिवर्तन करने का। अभी तक प्रशिक्षण सहकारी समितियां चलाने वालों का ही हुआ है, इस पर ही ज्यादा बल दिया गया है या सहकार के प्रचार प्रसार पर। प्राइमरी मेंबर का प्रशिक्षण करेंगे तभी समितियां कंट्रोल में रहेगी, तभी समितियां जवाबदेह बनेगी, तभी समितियों में पारदर्शिता आएगी। तो प्रशिक्षण के पूरे क्षेत्र के अंदर प्राइमरी मेंबरशिप को निग्लेक्ट अब तक किया गया है। अब जो प्रशिक्षण के लिए रणनीति बनेगी, भारत सरकार के तत्वाधान में दिलीप भाई यहाँ बैठे हैं, उनको साथ में रखकर करेंगे। बहुत राज्य के राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष भी यहाँ आए हैं, उनको भी साथ में रखेंगे। मगर प्रशिक्षण में प्राइमरी मेंबर के प्रशिक्षण को भी हम समाहित कर उनको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे और उनके माध्यम से समितियों की जवाबदेही तय करने का हम काम करेंगे। सरकार के क्षेत्र के अंदर नए नए आयाम कैसे जोड़े जा सकते हैं, उसके लिए भी एक टास्क फोर्स काम कर रहा है। वो भी एक नए मसौदे के साथ कुछ समय में देश की जनता के सामने आएगा और सहकारिता के क्षेत्र के अंदर
जो सहकारी गतिविधि चल रही है वो एक दायरे में अपने आप को एक सांचे में न ढाल ले, इसके लिए भी भारत सरकार करेगी। जैसे देश भर में अब प्राकृतिक खेती बढ़ने लगी है, जागरूकता भी बहुत आई। उर्वरक के कारण, खाद के कारण भूमि की उर्वरा खत्म होती जा रही है। बहुत सारे लोग प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ा मार्केट है ऑर्गेनिक फूड का, मगर क्या कोई किसान इसका फायदा प्राप्त कर पाएगा? क्या कोऑपरेटिव ने आगे आना पड़ेगा। इसके परीक्षण की व्यवस्था, भूमि के परीक्षण की व्यवस्था, उसके उत्पाद के परीक्षण की व्यवस्था, उसके सर्टिफिकेशन की व्यवस्था और फिर मार्केटिंग का चेक। मुझे आनंद है अमूल के चेयरमैन साहब भी यहाँ बैठे हैं, सोडी भी यहाँ बैठे हैं। अमूल ने एक प्राथमिक दृष्टि से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए सहमति व्यक्त की है और आगे पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलेंगे। हम पहले 2 राज्यों को हाथ में लेंगे जहां पर ऑर्गेनिक खेती के मार्केटिंग की चैन की व्यवस्था होगी, जिससे ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले को, प्राकृतिक खेती करने वाले किसान को इसका पूरा फायदा कोऑपरेटिव के माध्यम से उसके बैंक अकाउंट में पहुंचा जाए। इस प्रकार से नए नए क्षेत्रों के अंदर कोऑपरेटिव का व्याप कैसे बढ़े, ये हमें करना चाहिए। ढेर सारी बातें हैं मित्रों, आज एक ही दिन में मैं आपको बता नहीं सकता, मगर मैं इतना भरोसा दे सकता हूं आपको कि अब कोऑपरेटिव के साथ कोई सेकंड ग्रेड सिटीजन जैसा व्यवहार नहीं कर पाएगा, इतना मैं आपको बोलता हूं। और बहुत कम समय में दिखना भी शुरू होगा, क्योंकि मोदी जी स्वयं मानते हैं कि सहकारिता के माध्यम, सहकारिता के बगैर इस देश के सम विकास में, इस देश का सम विकास करना असंभव है। हर व्यक्ति का समान विकास ना कम्युनिस्ट थियरी से हो सकता है, ना पूंजीवादी थियरी से हो सकता है। सहकारिता एकमात्र मध्यम मार्गी रास्ता है जिससे सम विकास संभव है, और इस देश में कई अच्छे सहकारी मॉडल ने इसको करा है। 36 लाख बहनें अमूल में दूध देकर सम्मान के साथ जी रही है। बहुत बड़ा है, उदाहरण है, और यही मॉडल को हमने आगे बढ़ाना पड़ेगा। मगर आज जब मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, तब मैं आप लोगों को भी कुछ कहना चाहता हूं। सहकार भारती अपने संगठन को, जैसे मैंने पहले बताया, ऐसे जहां पर कोऑपरेटिव का रीच गांव तक नहीं है, वो राज्यों में नए कोऑपरेटिव बनाने में अपने संगठन का उपयोग कर सकती है। क्या मुझे लगता है कि हमने संगठन की शक्ति बढ़ाने पर तो जरूर ध्यान देना चाहिए, इसके साथ साथ संगठन की सुगंध बढ़ाने में भी हमने ध्यान रखना चाहिए, और ये तभी बन सकती है कि जब वैक्यूम को हम भरें। दूसरा काम है, आप जितनी भी डिमांड दे रहे हैं, मैं कई बार मिला हूं, गुजरात में भी मिला हूं, सहकारिता मंत्री बनने के बाद भी मिला हूं। प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी लेकर आना चाहिए। सॉल्यूशन का सुझाव उसको फाइनल नहीं मानना चाहिए, परंतु सॉल्यूशन लेकर आना चाहिए। सहकारिता के क्षेत्र में ढेर सारी चीजें जो स्वस्थ रूप तरीके से नहीं चलती है, इसके लिए सहकार भारती ने थिंक टैंक कर काम कर इसके सॉल्यूशन पर अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए, और सहकारिता मंत्रालय को ये निष्कर्ष भी देने चाहिए। जैसे पारदर्शी चुनाव कैसे हो,
ओपन मेंबरशिप कैसे हो, ट्रेनिंग का मॉडल क्या हो सकता है, रिक्रूटमेंट के अंदर जो करप्शन है इसको कैसे समाप्त कर सकते हैं। ऐसी ढेर सारी चीजें हमें भी मालूम है। इसके कारण सहकारिता आंदोलन आज निर्बल हो रहा है, इरिलेवेंट हो रहा है। ये सारी चीजों को हम कैसे बदल सकते हैं, वो सॉल्यूशन ढूंढने का काम भी सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले सहकार भारती जैसे संगठन कर सकते हैं। और एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाकर अगर आप भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय को देंगे तो मुझे भरोसा है कि सभी राज्य सरकारों के साथ में रखकर हम जरूर उसको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। ये तो हम उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश के साथ इस सभागार में जो लोग बैठे हैं, आप भी मैं भी कई सारे आंदोलनों के कारण उत्तर प्रदेश से जुड़े रहे। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। और भगवान काशी विश्वनाथ का एक ज्योतिर्लिंग औरंगजेब से लेकर आज तक जो श्रद्धालु वहां जाता था वो दुखी होकर आता था। वहां की स्थिति को देखकर मेरा आप सबसे आग्रह है, सभी लोग हो सके तो काशी दर्शन करिए, कर जाना, दिव्य शांति का अनुभव आप लोग। काशी विश्वनाथ धाम को भव्यता और दिव्यता देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। कई सालों से अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान पर भव्य श्री राम का मंदिर बने, इसके लिए देश और दुनिया के कई लोग लगे रहे, मगर वो शुभ दिन नहीं आता था। जब दूसरी बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिला, कुछ महीने पहले ही मोदी जी ने उसका भूमि पूजन किया है और कुछ महीने बाद ही श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करने का हमें सौभाग्य। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो देश का सबसे बड़ा सूबा है। 22 करोड़ की आबादी है। दुनिया के कई सारे देश की आबादी भी उससे 1/3 भी नहीं होती, मगर कई सालों से यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था चरमराई हुई थी। 2017 में मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ 300 सीटों के साथ सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ जी उसके मुख्यमंत्री बने और आज मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, यूपी आज कंट्रीब्यूटर है। यूपी देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना। सारे माफिया, सारी अव्यवस्थाएं, सारे भ्रष्टाचार को एक 5 साल के अंदर ही यूपी की सीमाओं के बाहर रखने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। और आप सब लोग जब यहाँ आए हैं तो मेरा आप सबसे आग्रह है और योगी जी से भी आग्रह है, बाबा विश्वनाथ का प्रसाद और काशी की पुस्तिका आप सबको वो दे, जिसको आप घर पे भी ले जा सकें। और जहां तक हो सके आप सभी लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके जाइए, यही मेरी आप सबसे अभ्यर्थना है। मैं बहुत आशाओं के साथ आप सबके बीच में आया हूँ। सहकार भारती एक सहकारिता के क्षेत्र में नया बदलाव लाने के लिए नए सहकारिता विभाग की सहायक बनेगी, इसकी मुझे श्रद्धा है। बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को विराम देता हूँ। वंदे मातरम।